सुमिच, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा प्लेसमेंट और सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी, बिहार की बात करें तो बिहार की चर्चा तो शुरू हो गई और चर्चा कई कारणों से है। बिहार के भीतर चर्चा दूसरी है और बिहार के बाहर चर्चा दूसरी है। बिहार के भीतर बिहार के नेता अपराध पर चर्चा कर रहे होते हैं, इनकाउंटर में जाति पूछ रहे होते हैं, लेकिन बिहार के बाहर क्या बिहार में कुछ हो सकता है, इसकी चर्चा हो रही है। देखिए, गौतम अडानी आए, अब अनिल अग्रवाल बिहार के ही लाल हैं और देश दुनिया में इतने बड़े उद्योगपति बन गए, लेकिन बिहार के लिए अभी कुछ किया नहीं। अब उनके मन में टीस जगी है। कई महीने से वह कह रहे थे कि बिहार के लिए कुछ करना चाहते हैं। यह चर्चा क्यों शुरू हुई? देखिए, नीतीश कुमार हटे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने। आज पटना में एआई समिट, देखिए अब वह किस स्टैंडर्ड का था इस पर हम टिप्पणी अभी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, शुरुआत तो हुई है, कुछ शुरुआत हुई है। और वहां सम्राट चौधरी ने कहा भी कि देखिए, नीतीश कुमार ने बसपा बीएसपी जिसे हम लोग कहते हैं, बिजली सड़क पानी, इसका काम तो पूरा कर दिया है, अब उसके आगे काम करने की जरूरत है। और एआई का यदि सहयोग नहीं लिया गया, मदद नहीं ली गई, पिछले दिनों आप कह ही रहे थे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी कंपनियां इनलिस्टेड है, उससे बड़ी कंपनी ताइवान की एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी हो गई, एक कंपनी हो गई है। तो सम्राट चौधरी के बारे में एक बात और कही जाती है, अब लोग कहेंगे कि हम लोग सम्राट चौधरी के बारे में इतना क्यों बोलते हैं। नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में एक अंतर है, दिख रहा है। पिछले कई वर्षों से नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने संचिकाओं का गंभीर मंथन छोड़ दिया, संचिकाओं का निष्पादन उनके बदले दूसरे लोग करने लगे थे, फैसले करने लगे थे। लेकिन सम्राट चौधरी संचिकाएं देख रहे हैं और आदेश भी त्वरित कर रहे हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। और अभी इसकी चिंता नहीं कर रहे हैं कि निंदा होगी या प्रशंसा होगी। देखिए, बीएसएससी का इतना बड़ा मुद्दा, बिहार के छात्र आंदोलित रहते हैं। पिछले दिनों जब हमारी मुलाकात हुई थी तब हमने चर्चा की थी, उन्होंने कहा कि हम किसी को अध्यक्ष वहां बनाना चाहते, किसी सख्त पदाधिकारी को। हमने कहा इतने दिनों से खाली है, इतनी परीक्षाएं अब तक नहीं हुई है। उन्होंने आलोक राज का किस्सा बताया कि वहां क्या क्या हुआ, सब पता ही है। तो हमने देखा कल ही उन्होंने फैसला कर दिया। बीपीएससी टीआरई 4.0 के बारे में भी एक निर्णय एक तरीके से हो ही गया है, कैलेंडर जारी हो गया है, जिसके आधार पर शिक्षकों की नियुक्तियां होगी, संख्या कम या अधिक। तो बिहार में गौतम अडानी जब आए तो उन्होंने कहा 60,000 करोड़ रुपयों का निवेश करें, अच्छी बात है। अब अनिल अग्रवाल कह रहे हैं कि बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए आईपीएल की। देखिए, अब ईशान किसान तो झारखंड की ओर से खेलते हैं, लेकिन आजकल ईशान किशन से ज्यादा चर्चा वैभव सूर्यवंशी की हो रही है। क्या जादू है, क्या चमत्कार है, लोग कह रहे हैं पता नहीं इस बच्चे में भगवान ने क्या क्या दे रखा है, उसके सामने दुनिया का कोई गेंदबाज टिक ही नहीं पा रहा है। तो क्रिकेट, देखिए हम लोग बार बार कहते हैं बिहार कैसे बढ़ सकता है, बिहार टूरिज्म में बढ़ सकता है, बिहार छोटे और मंझले उद्योग में बढ़ सकता है। जो आप बार बार कहते हैं कि बड़े उद्योग आएंगे तो साथ साथ में छोटे और मंझले उद्योग भी लेंगे। तो अनिल अग्रवाल यदि आज ही हमने देखा कि सम्राट चौधरी से एरिस्टो फर्मा वाले भोला शर्मा, मतलब किंग महेंद्र के भाई ने भी मुलाकात की है। जाहिर तौर पर सम्राट चौधरी मांग रहे हैं बिहार के लिए और करने के लिए कुछ कह रहे हैं, तो उनसे भी उन्होंने कुछ मांगा होगा। तो एक चर्चा शुरू हुई, जो चर्चा पॉजिटिव है। सम्राट यह भी कह रहे हैं कि बिहार के जो प्रवासी हैं वह बिहार लौटे और बिहार के लोग जो दूसरे प्रदेशों में अच्छा कर रहे हैं वह अपनी जन्मभूमि का ख्याल करें और बिहार के विकास में योगदान दें। तो चलिए, मांगने वाला तो कोई सामने आया ना, जब मांगेंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, यह सिद्धांत भी है। तो सम्राट की यह पहल, आगे हम लोग कोर पॉलिटिक्स की बात करेंगे कि किस तरीके से राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति बनी, जिसमें सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और उसमें चेतन आनंद भी दिखाई पड़ गए, उसमें अनंत सिंह की पत्नी भी दिखाई पड़ गई, नीलम देवी भी दिखाई पड़ गई। तो पहले बिहार की चर्चा, अजीत जी। देखिए ज्ञानेश्वर जी, आपने कहा ना कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में एक फर्क है। वो फर्क ये है कि ये संचिकाएं नहीं पढ़ते थे, ये थोड़े दिन की पिछले कई वर्षों का था, 3-4 साल 5 साल से। लेकिन उसके पहले भी नीतीश कुमार दिल्ली आकर के प्रधानमंत्रियों से कुछ मांगने वाले नहीं थे।
प्रधानमंत्री से जब उनको एक तो नरेंद्र मोदी के साथ उनका अपना कंपटीशन था, वो मानते थे कि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, और नरेंद्र मोदी के साथ गठबंधन में रहते हुए भी उनकी एक दूरी थी, एक तरह की जो 2010 से हम लोग देख रहे थे जो शुरुआत हुई थी, तो वो एक दूरी थी प्रधानमंत्री के साथ नरेंद्र मोदी के साथ। 14 में वो बन गए तो उनके साथ दूरी रही। उसके पहले मनमोहन सिंह थे, तो उनसे भी दिल्ली आ करके मनमोहन सिंह से मीटिंग करना या सोनिया गांधी से मीटिंग करना या मंत्रियों से मीटिंग करना, बिहार के लिए कुछ मांगना, कुछ चाहना, ये नीतीश कुमार नहीं करते थे। नीतीश कुमार को हमेशा अपने ही संसाधनों से, बिहार का जो संसाधन है उसमें क्या बेहतर हो सकता है, उसी के इर्द गिर्द उनकी सारी पॉलिसी बनती थी। एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट आए, बाहर से आए, बाहर का मतलब बिहार के बाहर से आए, देश के बाहर से भी आए, उसके लिए कोई पहल वो नहीं करते थे। उसके लिए कोई उन्होंने प्रोत्साहन पैकेज बनाना, कोई इन्वेस्टमेंट प्रमोशन का बोर्ड बनाना, उसके लिए कुछ पैकेज, मतलब कुछ क्या फैसिलिटीज देंगे, ये सब बनाना, ये सब जी नीतीश जी ने मान लिया था कि लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ इंडस्ट्री कौन लगा होगा नहीं, लेकिन इस बात को भूल गए थे कि बिहार में पानी है। देश के बहुत सारे प्रदेश जल संकट से जूझ रहे हैं, पानी है बिहार के पास और बिहार के पास श्रम शक्ति है, और ये दोनों जो है किसी भी प्रदेश को आगे ले जाने में। और यदि लैंडलॉक स्टेट की बात करते, हरियाणा कैसे आगे चला गया, पंजाब कैसे आगे चला गया, राजस्थान कैसे आगे चला गया, सब तो है। हाँ बिल्कुल, तो वही उनको वो मांगने नहीं जाते थे, कभी गए नहीं कोई प्रपोजल लेकर के, और जब वो नहीं जाते थे तो उनके मंत्री लोग भी नहीं जाते थे, उनके एमपी, उनके जो प्रदेश के मंत्री थे वो लोग भी नहीं मांगने जाते थे। तो इसकी वजह से पिछड़ा रह गया, उसकी वजह से किसी ने अपनी तरफ से तो कोई पहल नहीं करता है। अब अगर सम्राट चौधरी में एक फर्क है, सम्राट एक उम्र का भी फर्क है, और दिल्ली में जो लोग बैठे हुए हैं सब उनके पार्टी के बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, सब उनसे वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ मंत्री लोग हैं। सीधे प्रधानमंत्री के यहाँ या केंद्रीय गृह मंत्री के यहाँ जाकर के कोई भी प्रपोजल रखना उनके लिए बहुत आसान है। उनको जाकर के वो मांगेंगे और उनको मिलेगा भी। ऐसे भी कमिटमेंट किया हुआ भारतीय जनता पार्टी ने कि हम करेंगे, और सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली है, तो उसको अपनी सरकार का एक मैसेज भी देना है आसपास के राज्यों में भी और ऐसे राष्ट्रीय स्तर पर भी। तो अब ये संभव, अब एक बड़ा बदलाव है। इस बदलाव के जरिए ही हम एक उम्मीद कर सकते हैं कि बिहार को कुछ मिलेगा। अब उसकी शुरुआत कैसे हुई है, ये पिछले चुनाव, मतलब पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ नवंबर 2025 में, उसके पहले से एक प्रक्रिया शुरू हो गई थी। गौतम अडानी के का पीरपैंती में जो पावर प्लांट लगना था भागलपुर के पास, उस पावर प्लांट की बात पहले ही शुरू हो गई थी उनका। और उस समय भी सम्राट चौधरी वित्त मंत्री थे और मुख्यमंत्री थे, वित्त मंत्री और उप मुख्यमंत्री, और एक तरह से वो सरकार का संचालन वही कर रहे थे, एक तरह से डिफेक्टो सीएम की तरह वो एक्ट कर रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति नहीं थी, तो वो कर रहे थे। कहीं ना कहीं उनका भी एक बड़ा योगदान था उस इन्वेस्टमेंट में भी। गौतम अडानी का पहला जो प्रपोजल आया था उसके लिए भी अब वो 60,000 करोड़ रुपए का उन्होंने कहा, और ये आप तय मानिए ज्ञानेश्वर जी, बढ़ेगा, वो बढ़ के 1 लाख करोड़ पहुंच जाए तो कोई हैरानी नहीं होगी। 1 लाख करोड़ रुपए तक या उसके आसपास वो इन्वेस्टमेंट जब एक बार उनका आना शुरू हो जाएगा, जब कंपनी आ जाएगी, पैसे लग जाएंगे, तो और उसके आसपास की चीजें वो लोग करेंगे। जैसे एक हॉस्पिटल का ही है कि यहाँ का हॉस्पिटल जाकर के उन्होंने उसमें एक रिसर्च फैसिलिटी और उसकी शुरुआत की। तो ये दोनों तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। एक तो हार्ड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है, दूसरा एक सॉफ्ट इन्वेस्टमेंट है जो पब्लिक पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा माना जाएगा, या हेल्थ सेक्टर में एक लगा रहे हॉस्पिटल के लिए। और 2 सीमेंट की फैक्ट्रियों के बारे में भी हमने देखा, बड़ा वेग है, हमको बहुत उसका आइडिया नहीं है, लेकिन डालमिया और अंबुजा के सीमेंट फैक्ट्री के लिए भी किशनगंज उसकी भी बातचीत चल रही है। तो ये जो आपने कहा कि बातचीत जो शुरू हुई है, बातचीत शुरू होना अपने आप में बड़ी चीज है। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो इंटरेस्ट शो करे बिहार में पैसा लगाने के लिए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो वो 2 इंडस्ट्री, अगर सीमेंट फैक्ट्री की बात वहां होती है तो सीमेंट फैक्ट्री लगेगी, तो उसके साथ साथ और बहुत सारा वहां प्रोस्पेक्ट बनता है, इसी तरह का छोटा बड़ा बहुत सारा प्रोस्पेक्ट बनता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो ये एक शुरुआत हुई है। अनिल अंबानी, जो आपने कहा अनिल अग्रवाल वाली बात कही, तो उन्होंने क्रिकेट के संदर्भ में ये बात कही है कि क्रिकेट में उन्होंने कई बिहार के जो बच्चे अभी बाहर खेल रहे हैं, ईशान किशन का नाम लिया उन्होंने, वैभव सूर्यवंशी का नाम लिया, साकिब हसन का नाम लिया उन्होंने, मुकेश कुमार का शायद उसमें नहीं है नाम, लेकिन मुकेश कुमार भी हैं। तो बिहार के एक जो दिल्ली से खेल रहे हैं, अभी दिल्ली कैपिटल से बॉलर है, तेज गेंदबाज है, तो ये खिलाड़ी बिहार से निकलने लगे, पहले ये भी नहीं निकलते। देखिए ये एक जो हमने कहा कि एक इन्वेस्टमेंट होता है, हार्डकोर इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है, इंडस्ट्रीज लगना होता है। बिहार का एक जब जिस तरह लैंडलॉक्ड स्टेट की आपने बात कही, एक सॉफ्ट पावर के तौर पर भी बिहार इमर्ज कर सकता है कई चीजों को लेकर के। उसमें सॉफ्ट पावर में
आप खेल से हो सकते हैं, आप संगीत से हो सकते हैं, कला संस्कृति से हो सकते हैं। जैसे बिहार की जो पहचान है, एक बड़ी पहचान के अनुसार जी मिथिला से की संस्कृति से है, मधुबनी पेंटिंग से है बिहार की। तो एक सॉफ्ट पावर भी बिहार को, एक सॉफ्ट प्रेजेंस चारों तरफ हर जगह हो सकता है जिसमें लोगों का इन्वेस्टमेंट आए। तो वो उस हिसाब से आर्ट में, कल्चर में, खेल में, इन सब चीजों में भी आ सकता है। खेल उसी तरह का है कि बिहार को एक, अगर बिहार से बहुत टॉप क्लास के खिलाड़ी निकलने लगते हैं, कोई अच्छी क्रिकेट की एकेडमी बन जाती है, कोई क्रिकेट की टीम बन जाती है, कोई आईपीएल जिस तरह का हो रहा है, अनिल अग्रवाल के ही हम उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे आईपीएल में तो टीम आप नहीं बना सकते हैं, जब तक बीसीसीआई टीमों की संख्या नहीं बढ़ाएगी तब तक आप नहीं बना सकते। वो तो बीसीसीआई का फैसला होता है या आईपीएल का फैसला होता है। आईपीएल का अपने जो कमिश्नरेट है उसके चेयरमैन फैसला करते हैं बीसीसीआई के साथ मिलकर के। जैसे थोड़े दिन पहले 2 नई टीमें जोड़ी गई, जैसे एक लखनऊ की टीम जुड़ी उसमें, और तो 2 टीमें जुड़ी हैं। तो अगर नई टीम जोड़ेगी बीसीसीआई तब आप कह सकते हैं कि बिहार की टीम भी हम बनाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि जब तक नई टीम नहीं जोड़ती है बीसीसीआई, तब तक आप आईपीएल के तर्ज पर बिहार में ही एक बीपीएल शुरू कर सकते हैं, बिहार प्रीमियर लीग की शुरुआत कर सकते हैं। आप उस बिहार प्रीमियम लीग में आपके जो बड़े जिले हैं 10-12 टीमें बन सकती हैं। झारखंड में ऐसा हो रहा है, झारखंड प्रीमियर लीग जो है वो चल रहा है, आप उसकी तैयारी कर सकते हैं। इसका क्या फायदा होगा ज्ञानेश्वर जी, मतलब ये ऐसे नहीं कह रहे हैं हम, इसका बड़ा फायदा होगा। अभी क्या एक स्टेडियम हम लोग का मोइनुल हक स्टेडियम की हालत आप देख रहे हैं क्या दशा है, और राजगीर का स्टेडियम अब थोड़ा बहुत ठीक हुआ है। लेकिन बिहार में जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन है, लंबे समय के बाद उसको मान्यता मिली है, उसको स्टेडियम का भी दिया गया है बिहार बीसीए को कि राजगीर वाला स्टेडियम आप देखिए। तो खेल में ही एक पावर बनाने के लिए बिहार को आप आगे बढ़ा सकते हैं। मोइनुल हक स्टेडियम दिया गया है ना जी, मोइनुल हक स्टेडियम को देखिए। नहीं, राजगीर वाला भी शायद दिया गया है बीसीए को। हाँ, तो अब हम अब आप एक मिसाल हम देते हैं हरियाणा की, लैंडलॉक्ड स्टेट आपने कहा, उनके साथ एक एडवांटेज खाली है कि दिल्ली से सटा हुआ है, तो वो एडवांटेज बड़ा हो जाता है। लेकिन हुडा, जब भूपेंद्र सिंह हुडा मुख्यमंत्री बने ज्ञानेश्वर जी, तो उन्होंने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई है, और स्पोर्ट्स पॉलिसी बना करके उन्होंने देखा कि हमारे बच्चे किस चीज में सबसे अच्छे हैं। तो सबसे अच्छे हरियाणा के बच्चे कुश्ती में है और मुक्केबाजी में है। तो उन्होंने क्या किया कि हर जिले में उन्होंने कहा कि हर जिला छोड़िए, हर पंचायत में हम कुश्ती का अखाड़ा बनवाएंगे और कुश्ती की व्यवस्था करेंगे, कुश्ती को प्रमोट करेंगे, हर जिले में प्रमोट करेंगे, हर पंचायत में प्रमोट करेंगे। और उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ से कुश्ती में बच्चे निकलेंगे, अगर ओलंपिक का मेडल जीत के ले आएंगे तो 1 करोड़ रुपया देंगे, 2 करोड़ रुपया देंगे, सरकारी नौकरी देंगे उनको। अगर आप एशियाड का मेडल जीतते हैं तो आपको ये देंगे, आप कॉमनवेल्थ में जीतते हैं तो आपको ये देंगे, कैश पैसा दिया जाएगा, सरकारी नौकरी दी जाएगी, जमीन दी जाएगी। और हमको आप एक अभी खोजिएगा, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा। जब वीरेंद्र सहवाग ने किस्सा सुनाया कि उनको फोन आया, किसी ने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बात करेंगे, तो इनको यकीन ही नहीं हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमको काहे के लिए फोन करेंगे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनसे बात की और कहा कि हमने सुना कि आप क्रिकेट एकेडमी बनाना चाहते हैं, हम आपको जमीन देते हैं, आप क्रिकेट एकेडमी बनाइए, सारी फैसिलिटी सरकार आपको देगी। तो ये अगर अनिल अग्रवाल के मन में यही अगर कोई बात ऐसी है कि स्पोर्ट्स के सेक्टर में बिहार में वो कुछ करना चाहते हैं, तो आए पटना बैठे। मुख्यमंत्री अभी बहुत ओपन माइंडेड सम्राट चौधरी, कुछ भी देने को करने को तैयार है। उनसे बात करिए, स्पोर्ट्स एकेडमी की बात करिए, बिहार प्रीमियम लीग की बात करिए। आप बिहार के बच्चे भी कुश्ती में बहुत अच्छा कर सकते हैं, तीरंदाजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये दौड़ने वाला जो एथलेटिक्स के कई सेगमेंट है जिसमें बिहार के बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप उन बच्चों को उसमें पहचान करिए। क्रिकेट तो है ही अपनी जगह, फुटबॉल में भी बहुत अच्छा कर सकते हैं बिहार के बच्चे। आप देखिए ना, झारखंड में जरा सा अच्छा हुआ तो तीरंदाजी से लेकर के हॉकी में बिहार, वहां झारखंड के बच्चे कितना अच्छा कर रहे हैं। तो बिहार में ये हो सकता है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट, एक सॉफ्ट पावर के तौर पर बिहार को आगे ले जाने का, और बिहार के नौजवानों को एक मोटिवेट करने का काम आप कर सकते हैं। आकर के शुरुआत करने के लिए हम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स की बात चली है, हम इसलिए कर रहे हैं। तो देखिए अनिल अग्रवाल के संदर्भ में हमने क्यों कहा कि देखिए बात शुरू हुई है। अनिल अग्रवाल बिहार के हैं और दुनिया में उन्होंने नाम कमाया। देखिए उनकी एक टीस थी, क्यों हम कह रहे हैं सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार पे। अनिल अग्रवाल पटना के सरकारी स्कूल मिलर स्कूल में पढ़े, एक जमाने का कैसा स्कूल था सभी जानते हैं। और जब लंदन रह रहे थे अनिल अग्रवाल, तो उन्हें यूट्यूब पर कभी कहीं से मिलर स्कूल की तस्वीर दिखाई पड़ गई, वीडियो दिख गया, और उन्हें लगा कि यह बहुत जिनसन अवस्था में है। तो उनके मन में एक कसक पैदा हुई और उन्होंने कहा कि नहीं, इस स्कूल का जीर्णोद्धार हम करेंगे, बदले में कुछ भी नहीं लेंगे। उन्होंने अपनी कंपनी के बहुत ही सीनियर ऑफिसर को भेजा इस काम के लिए,
और वह पटना के एक बड़े होटल में 3 महीने तक टिके रहे। चाहते थे पूरे स्कूल का जीर्णोद्धार कर दे और फिर सरकार को सौंप दे। तब कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा बिहार के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होते थे, लेकिन उन्हें मंजूरी नहीं मिली। वह अनिल अग्रवाल यह भी नहीं चाहते थे कि उनके पिताजी के नाम, माताजी के नाम या उनके नाम स्कूल की कोई बिल्डिंग हो जाए, लेकिन अब सम्राट चौधरी चाहते हैं कि नहीं, जो समाज योगदान करने को तैयार है उनको भी हम कुछ देंगे। और देखिए, हमारा आपका कार्यक्रम तो देखते ही रहते हैं। आज ही उन्होंने एआई समिट में कहा, जब उन्होंने यह फैसला किया कि हर जिले के हर ब्लॉक में हम मॉडल स्कूल खोलेंगे, तो हमने पिछली बातचीत में कहा था कि बहुत बड़ा टास्क आपने ले लिया है और शायद इसमें बहुत लंबा समय लग जाए। हम और अजीत द्विवेदी जी कह रहे थे कि हर जिले में 5-5 स्कूल ही आप मॉडल बना दीजिए और शुरुआत पटना से कीजिए। तो आज सम्राट चौधरी ने कहा है कि पटना जिले में 10 और हर जिले में 5 मॉडल स्कूल सबसे पहले बनाएंगे। आप पटना में देखिए, पटना का संदेशा पूरे देश में जाता है, पूरे प्रदेश में जाता है। आप पटना कॉलेजिएट, पटना हाई स्कूल, मिलर स्कूल, मारवाड़ी स्कूल, इतने जो स्कूल हैं, बांकीपुर गर्ल्स स्कूल, जालान स्कूल, इनको आप कायाकल्प कर दीजिए ना, और देखिए जब यहाँ पढ़ाई होने लगेगी तो फिर क्या संदेश आ जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं, बात हो रही है और निर्णय हो रहे हैं। यह नहीं कि हाँ, नीतीश जी कहते थे कि भाई उद्योग कौन लगाने आएगा, बिहार में कौन दिलचस्पी लेगा, हम इसकी चर्चा क्यों करेंगे, हम इस पर अपना दिमाग क्यों खपत करें, ऐसी बातें अब नहीं है। हाँ, तो बात होगी तो फिर उस बात में से बात निकलती है, बात करने से बात बनती है। ये तो एक फोन वाली कंपनी कहती थी कि बात करने से बात बनती है, तो बात होनी चाहिए। जब पहले आइडिया के लेवल पर चीजें डिस्कस होंगी, उसके बाद उनके इम्प्लीमेंटेशन की योजना बनेगी, ये समझना चाहिए। और दूसरा, ये जो एक रूढ़ परिभाषा है कि फैक्ट्री लगेगी, जब तक धुआं उगलने वाली चिमनी नहीं होगी तब तक फैक्ट्री नहीं हो, उसको फैक्ट्री नहीं कहेंगे। तो ये इस मानसिकता से निकलना चाहिए। उद्योग का यही मतलब नहीं है कि धुआं उगलने वाली फैक्ट्री, चिमनी दिखे धुआं उगलने वाली, उसके बिना भी उद्योग होता है। इस दुनिया में ज्ञानेश्वर जी, जो टॉप सबसे अमीर 10 लोग हैं, उसमें से 3 लोग तो कम से कम ऐसे हैं जिनके पास कोई फैक्ट्री नहीं, बिल्कुल कोई फैक्ट्री नहीं है उनके पास, कुछ नहीं बनाते हैं वो लोग, और दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं वो लोग। वॉरेन बफे की कोई फैक्ट्री नहीं है। तो और वो गुरु हैं, मतलब उनके पास जितना कैश है उतना पूरी दुनिया में किसी के पास उतना कैश नहीं है जितना उनके पास कैश। तो वो उस तरह के भी उद्योग लगते हैं। पर्यटन एक उद्योग होता है, एजुकेशन एक इंडस्ट्री है, कोचिंग की एक इंडस्ट्री होती है, इस तरह की कई इंडस्ट्री ऐसी, स्पोर्ट्स एक इंडस्ट्री है। इन इंडस्ट्रीज में कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं होती है, कोई आपको कहीं से कोयला और लोहा ढो के लाने की जरूरत नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं लगानी है, आपको कुछ नहीं करना है। ये तमाम जो इंडस्ट्री इस तरह की लगती हैं, आप इस तरह की इंडस्ट्री पर फोकस करिए ना। बिहार के पास जो आपने कहा, हम लोग कहते हैं कि जो कच्चा माल, कई इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें कच्चे माल का मतलब है श्रम संसाधन। हमारे पास है ना, श्रम संसाधन है। हमारे यहाँ के बच्चे जा करके और बेंगलुरु के सिलिकॉन वैली से लेकर के और अमेरिका के सिलिकॉन वैली में काम कर रहे हैं। तो आप उनके लिए अपॉर्चुनिटी तो मुहैया कराइए। आज जैसे एआई की बात हुई है, हम लोग अभी एआई में अपना जो एलएलएम जिसको बोल रहे हैं, लार्ज लैंग्वेज मॉड्यूल, हम अपना डीप डेवलप करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन अगर एआई आ गया है, हम लोग सेक्टर स्पेसिफिक अगर एप्लीकेशन ही बना देते हैं तो उसी से बहुत काम हो जाएगा। सेक्टर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए प्रमोट करिए, वहां की एप्लीकेशंस बनाए, एआई बेस्ड एप्लीकेशंस बनाए, उसी से काम चल जाएगा। हमारे स्कूलों में कैसे पढ़ाई हो, एआई की पढ़ाई हो, और एआई के जरिए कैसे पढ़ाई हो, इसी की बात हो वहां। तो बात अगर होती है तो ये तमाम इंडस्ट्री ऐसे हैं जिस इंडस्ट्री में कोई बड़े उसकी जरूरत नहीं है, किसी बड़े तामझाम की जरूरत नहीं है। जैसे शिक्षा की बात आपने कही, अपने आप में इतना बड़ा है। बिहार के बच्चों के पढ़ाई के नाम पर जितना पैसा बिहार के बाहर जाता है, वो अगर बिहार में रह जाए तो बिहार की इकोनॉमी में हजारों हजार करोड़ रुपए का सर्कुलेशन शुरू हो जाए। आपने कहा ना कोचिंग इंडस्ट्री, कोटा कैसे चल रहा है राजस्थान में, कहाँ मतलब किस स्थान में कोटा है सोचिए, और बिहार से ही कोटा चल रहा है। पढ़ाने वाले शिक्षक भी बिहार के और पढ़ने वाले छात्र भी बिहार के हैं। और दिल्ली में भी आप आज तो, हम जिस इलाके में रहते हैं मुखर्जी नगर, यहाँ मैक्सिमम कोचिंग तो सब बिहार के ही लोगों के हैं। बिल्कुल, सारी कोचिंग आप जिसका नाम ले लीजिए, एम्बिशन कोचिंग है, आपका एएलएस है, आपका संस्कृति वाले हैं, आपके चाणक्य वाले, विजन वाले हैं, सब जिसको देखिए वो सब बिहार के हैं लोग। एक आधा झारखंड का है, एक आधा आदमी उत्तर प्रदेश का है, तो ज्यादातर लोग बिहार के हैं। अब एक ज्योग्राफी में शशांक का नाम ऐसा हुआ, शशांक 8, हम लोग कहते थे कि 8 उनका मतलब मैजिक मोमेंट्स विद शशांक, 2 मिनट की क्लास कराने आते थे और 500 आदमी बैठा रहता था, माइक से पढ़ाते थे। तो ये सब लोग बिहार के थे। तो आप बिहार के बच्चे आते हैं, बिहार के बच्चे पढ़ते हैं, और बड़े बड़े हॉल में स्पीकर लगा करके 500-500 बच्चे पढ़ते हैं, 50-50 हजार रुपए की फी भरते हैं।
तो ये सब चीजें बिहार में भी हो सकती हैं। शिक्षा का केंद्र रहा है बिहार। एक खान सर की डिमांड आज ग्लोबली है ना। दुनिया भर में खान सर को अपना पहचान बताने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एयरपोर्ट पे उन्हें मास्क लगाकर, फ्लाइट में मास्क लगाकर बैठना पड़ता है। हमसे इतने परिचित हैं। और एक रात दिल्ली से पटना हम लोग साथ लौट रहे थे और ये नया टर्मिनल नहीं बना था अजीत जी। बस से हम लोग नीचे उतरे, फ्लाइट से उतरने के बाद उन्होंने पीछे से कंधे पर हाथ दिया, भैया प्रणाम। तो हमने पहले तो पहचाना नहीं, फिर उन्होंने मास्क उतारा। हमने कहा आपने मास्क क्यों पहन रखा है? बोले फोटो वाले से परेशान हो जाते हैं। हाँ, वही तो ऐसा ब्रांड बन गया है उनका। ऐसा दिल्ली से प्रोफेसर जाकर के, टीचर जाकर के पढ़ा रहे हैं उनके कोचिंग में। तो इस मॉडल पर आप पटना में डेवलप कर सकते हैं, अच्छे कोचिंग के अच्छे मतलब कोचिंग की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। और एक समय तो ज्ञानेश्वर जी, अब तो सब दिल्ली शिफ्ट हो रहा है, लेकिन साहित्य का के जो 3 केंद्र थे इस देश में, उसमें एक केंद्र पटना भी था। तो अभी भी बुक फेयर लगता है, अभी भी लोग कहते हैं कि किताबें खरीदने की जितनी चाह बिहार के लोगों में है उतनी कहीं नहीं। राजकमल प्रकाशन का तो वो लोग उत्तर प्रदेश के हैं, लेकिन पटना का सेंटर सबसे ज्यादा किताबें बेचता है। ये उनके मालिक है अशोक माहेश्वरी, उन्होंने कई बार इस बात को कहा और वो लगातार वहां जाते हैं। तो ये पढ़ने की भूख भी है, किताबें भी लोग खरीदते हैं, कोचिंग के लिए बच्चों को बाहर भेजते हैं, पढ़ने के लिए बच्चों को बाहर भेजते हैं। तो आप शिक्षा का ही के केंद्र के रूप में ही विकसित कर सकते हैं। आज हरियाणा देखिए क्या है, सोनीपत में जिंदल का जो ग्लोबल यूनिवर्सिटी खुली है या अशोका यूनिवर्सिटी खुली है, देश भर के बच्चे आ रहे हैं उसमें पढ़ने। ये अभी हाल का फेनोमेनन है, 10 साल का फेनोमेनन है, ये 15 साल का फेनोमेनन है ज्ञानेश्वर। तो बिहार में ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बन सकते हैं, कोचिंग के सेंटर्स खुल सकते हैं, पढ़ाई की व्यवस्था हो सकती है, पब्लिकेशन की इंडस्ट्री बन सकती है। बिहार में अखबारों के लिए विज्ञापन का एक बड़ा स्रोत कोचिंग इंस्टीट्यूट का है, जो कोटा और सीकर के हैं, राजस्थान के हैं, दिल्ली के हैं। तो ये सब इसके बारे में सोचने की जरूरत है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की जरूरत है। ये हमेशा आप नहीं सोच सकते कि कोई बड़ी, अब जैसे पूरे बिहार में हमारे तरफ महसी में सीप की फैक्ट्री चलती थी, तो कह रहे सोचिए उसके लिए तो कोई बड़ी फैक्ट्री थोड़ी लगाने की जरूरत है। तो घर घर सीप का काम और बटन का काम, मोती का काम होता था। तो आप उसको क्यों नहीं प्रमोट कर सकते हैं? मिथिला पेंटिंग का काम है, उसको क्यों नहीं प्रमोट कर सकते हैं? वहां मखाना का बॉडी है, उसको बनाइए, और मखाना का बिजनेस को क्यों नहीं प्रमोट कर सकते हैं? देखिए मखाना की चर्चा हुई तो आज मखाना न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में और शिकागो और टेक्सास की साइट में भी मिल रहा है ना। हाँ, मिल रहा है, और तरह तरह के फ्लेवर में, तरह तरह की पैकिंग में, किसान को 10 रुपए और 1000 रुपए। तो ऐसी इस तमाम चीजें हैं जिनकी इंडस्ट्री बन सकती है। टूरिज्म का डेवलपमेंट हो सकता है, हिस्टोरिकल टूरिज्म, रिलीजियस टूरिज्म, ये दोनों बिहार में ऐसा प्रचुर है। हिस्ट्री तो बिहार से शुरू होती है ना। क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन कहाँ है भाई? लोग कहते हैं कि एथेंस में है, और मिस्र में है, मेसोपोटामिया में है, बेबीलोन में, और लोग मायन सभ्यता और चीन में जाकर खोजते हैं। तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन तो भारत में है, बिहार में है, जहां पहला साम्राज्य बना, जहां पहला गणराज्य बना, जहां तमाम इतिहास की चीजें बिहार में। तो इतिहास के हिस्टोरिकल टूरिज्म आप कर सकते हैं, आप रिलीजियस टूरिज्म कर सकते हैं, आप नेचुरल टूरिज्म कर सकते हैं। आज कैसे बेचता है महाराष्ट्र जो है अपने गणपति उत्सव को, या कैसे बंगाल बेचता है दुर्गा पूजा को, कैसे पंजाब जो है सो वैशाखी और लोहड़ी को बेच लेता है। बिहार छठ को क्यों नहीं बेच पाता है? छठ का टूरिज्म हो, छठ का प्रचार आप करें, दुनिया के लोग छठ देखने आए भाई। लोग वैसाखी लोहड़ी को क्यों नहीं बेचते हैं? हम तो बार बार कहते हैं, गया हर साल आपको 50,000 करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए दे सकता है। बिल्कुल आ सकता है भाई। एक कुंभ पिछली बार का उत्तर प्रदेश का, ज्ञानेश्वर जी बताया ना मुख्यमंत्री ने, कि 3 से 4 लाख करोड़ रुपया या उससे भी ज्यादा का कारोबार हुआ। तो हम लोग ये सब कर सकते हैं। इंडस्ट्री का पुराना उस पैरामीटर को छोड़ना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स कुछ थिंकिंग करनी होगी। और इसमें ज्ञानेश्वर जी, जिसके पास पैसा है, देखिए हम लोग कह लेते हैं, हम ही लोग कर लेते हैं, लेकिन हम लोग के पास तो पैसा है नहीं बिजनेस करने का, इन्वेस्ट करने का, या बिहार के मैक्सिमम लोगों के पास नहीं है। जिन लोकसभा तो चाहते होंगे कि हम करें, लेकिन कर नहीं पाएंगे। यहाँ भूमिका बनती है जो बिहार के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जिनके पास बाहर पैसा है। आपने रिस्टो फार्मा वाले को कहा, आपने अनिल अग्रवाल का नाम लिया, इस तरह के जितने लोग हैं। और ये बड़े इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस नहीं है, ये लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है, जिसमें पैसा आप लगाएंगे, कम पैसा लगेगा, ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, ज्यादा मुनाफा होगा। तो ये कम इन्वेस्टमेंट वाले, अब कई इंडस्ट्रीज है जिसके लगाने के लिए आपको शुरू में ही 20,000 करोड़ रुपए चाहिए, 30,000 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं लगा पाएगा कोई। ये कम इन्वेस्टमेंट वाले इंडस्ट्रीज हैं, आप लगाइए, और जिनके पास पैसा है वो आकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम बार बार कहते हैं, जब ये हमने राजू प्रताप रूडी को सुना था पार्लियामेंट में, वो कह रहे थे, और उस समय मिनिस्टर थे गिरिराज सिंह, पिछली सरकार की बात है। बिहार में मछली पालन का इतना स्कोप है, मछली का इतना स्कोप है, बिहार में इतनी नदियां हैं, आप उनको क्यों नहीं उसको प्रमोट कर सकते हैं?
उसकी इंडस्ट्री को क्यों नहीं प्रमोट कर सकते हैं? आप अमिताभ वर्मा से बात कर लीजिए ना, भारत सरकार में फाइनेंस के ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे, एडिशनल सेक्रेटरी रहे, उनके पास पूरा रोड मैप था, पता नहीं उस पर क्यों नहीं काम हुआ। मछली पालन पर उन्हें जो एक्सपर्टी है उसकी मिसाल दी जाती है पूरे देश में। बिल्कुल। और देखिए, चंपारण मटन के नाम से और मोतिहारी मटन के नाम से देश भर में दुकानें खुल गई, तो आप क्यों नहीं वहां से व्यवस्था इसकी कर सकते हैं? क्यों नहीं वहां बकरी पालन का ही और उसी की सप्लाई का इंडस्ट्री बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा, बहुत लोगों को उसका रोजगार मिलेगा। मटन का तो ये हाल है अजीत जी कि मैं बेंगलोर में गया था, एक 5 स्टार होटल में था, मैंने उसकी मेन्यू लिस्ट में देखा कि चंपारण मटन है। रात को हमने कहा कि इनको ही ऑर्डर करते हैं, वो क्या बनाएंगे वो जानते नहीं है, लेकिन चंपारण मटन का नाम है और जो लोग जा रहे हैं वो उसका स्वाद ले रहे हैं, उसका स्वाद ले रहे हैं। अब उन्हें मतलब आप ठीक है, आप बताइए, ये ब्रांड बन गया है, आजकल लोग चंपारण मटन की ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, गांधी जी की चर्चा कम कर रहे हैं। तो आप यदि इतना शोहरत मिल गई है तो इस रेसिपी को पूरे देश में फैलाइए, दुनिया में फैलाइए ना। बिल्कुल, वो फिर आप उसको क्लेम करिए ना। और जैसे अभी क्या है, अब आपने कहा बेंगलुरु की बात, तो हम आपको बताएं कि जो हिंदुस्तान के सबसे बेस्ट शेफ्स जो है, सबसे बढ़िया शेफ जो है, उसमें एक शांतनु मेहरोत्रा है, मनीष मेहरोत्रा है, जिन्होंने, शांतनु मेहरोत्रा ने इंडियन एक्सेंट खोला हुआ है, ये लोधी होटल में है, और उन्हीं से वहीं साला होकर मनीष मेहरोत्रा ने ये हुमायूं टॉम के पास निसाबा खोला है, निसाबा उनका रेस्टोरेंट है, उसमें एक डिश जो है मोतिहारी मटन है। अब वो उनका सबसे पॉपुलर डिश है। अब तो ये ब्रांड बना है बिहार में। और हम यहाँ पूछते हैं कि मटन कहाँ से सप्लाई होता है बिहार में, यहाँ दिल्ली में, तो लोग कहते हैं कि सहारनपुर से आता है या राजस्थान से आता है। तो अब वो अगर टेस्ट आपको चाहिए है चंपारण के मटन का और मोतिहारी मटन का, तो सहारनपुर वाले और राजस्थान वाले मटन से नहीं हो सकता है, वो वहीं से ले आना। अजीत जी, आईटीसी बुखारा, मौर्या सेरोटन, बिल क्लिंटन में आते हैं तो वही रुकते हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति वर्तमान में आएंगे तो वही ठहरेंगे। और बुखारा की दाल दुनिया भर में शोहरत हासिल किए हुए है। और बुखारा के जो मेन शेफ है जो उस दाल को बनाते हैं, जेपी सिंह, वह पटना के जगत नारायण रोड के रहने वाले हैं, जगत नारायण रोड के रहने वाले हैं। तो उनकी एक्सपर्टी है उस दाल में। वही तो हम कह रहे हैं कि ये तमाम लोगों को आप मौका दीजिए ना, कि आप बिहार में भी आकर के इस तरह का इन्वेस्टमेंट हो, इस तरह का कुलिनरी आर्ट के कॉलेजेस खुले, उसकी पढ़ाई हो, वहां से हम सप्लाई करें, हमारा जो एक्सक्लूसिव चीजें हैं बाहर सप्लाई जाए। तो एक तो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ सोचना है, छोटी छोटी चीज के बिजनेस से आप बड़ा एम्पायर खड़ा कर सकते हैं, ये बिहार में हो सकता है। और ये काम अगर चाहे कोई आदमी डाइवर्सिफाई करना चाहे, जैसा अनिल अग्रवाल नहीं है, अब उनका कोर बिजनेस, मान लीजिए स्टील का कोर बिजनेस कर रहे हैं, एल्यूमिनियम का कोर बिजनेस कर रहे हैं, या अपना कोर बिजनेस उनका दूसरा है, वो भी अब उसमें फॉक्सकॉन के साथ चिप के बिजनेस में है, गुजरात में उन्होंने फैक्ट्री लगाई, तो वो बड़े इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। 1 लाख करोड़ का फॉक्सकॉन के साथ जो है वो 1 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है। जी देखिए, अभी हमने आपकी बात कराई थी, आप ही का नाम लेकर मुझे मिले दिल्ली में इंपीरियल होटल के जीएम ठाकुर जी। अब देखिए वहां इतने लड़के IIHM हाजीपुर के हैं, बिल्कुल, हाँ, इतने लड़के हैं कि पूछिए मत। इंपीरियल में मैं फरवरी में एक शादी में गया था, किरण लीला कोबलम में था, वहां जो शेफ मिले राकेश यादव, IIHM हाजीपुर के पढ़े हुए। अब सोचिए वो लीला कोबलम में, उसके पहले विदेश में थे। अब बस माहौल बदलने की जरूरत है कि बिहार में भी हो सकता है। बिल्कुल। और एक खुला एक इंस्टीट्यूट, ये हमको लगता है रामविलास पासवान की पहल थी जो वहां हाजीपुर में, ये तो ये क्यों नहीं चिराग पासवान ऐसी कोई पहल कर रहे हैं? हम तो पिछली बार भी हम लोगों ने हाथ जोड़ करके सारे मंत्रियों से रिक्वेस्ट किया था कि एक सपना आप बिहार में पूरा करिए, सिर्फ एक सपना। रामविलास पासवान का सपना था कि रेलवे का वहां रीजनल वो हेडक्वार्टर बने, तो हाजीपुर में उन्होंने बनवाया, IIHM बने तो उन्होंने बनवाया, उनको जो उनके सपने थे उन्होंने किया। तो बाकी जो मंत्री हैं आज बिहार के, सब एक एक सपना बिहार में पूरा करें, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग उनको सपोर्ट करें, जाके सपोर्ट मांगे, क्या दिक्कत है? फूड प्रोसेसिंग की कोई फैक्ट्री लगानी है, कम से कम संजय झा की तरह सपना पाल लेना कि भाई दरभंगा एयरपोर्ट हम शुरू कराएंगे। पटना से इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ेगी कि नहीं उड़ेगी अभी नहीं हम जानते हैं, लेकिन दरभंगा से संजय झा उड़वा देंगे, इस बात की संभावना लग रही है। मिथिला हाट देखिए, अब लोग पटना से मिथिला हाट को देखने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो ये आप कोई एक चीज, आप सोशल मीडिया में एक पॉपुलर हुआ, कोई बगीचा रेस्टोरेंट किसी ने खोला है हाजीपुर के पास, तो दिल्ली में लोग पूछते हैं कि किस तरह का है, बड़ा अच्छा दिखता है, एम्बियंस उसका बड़ा अच्छा, जिसने भी वीडियो सोशल मीडिया में देखा। तो अब ये इस तरह की चीजें, नए प्रयोग करिए, नए चीजों को डेवलप करिए। वहां मंत्री लोग, MP लोग, MLA लोग, इन सब लोगों के अंदर से एक प्रेरणा आनी चाहिए। एक बिहार के लिए कुछ करना है तो वो लोग ले करके जा सकते हैं प्रपोजल अपना सरकार के पास। किसी के पास कोई आइडिया है, मुख्यमंत्री को तो ये भी पहल करनी चाहिए, आइडिएशन की पहल करनी चाहिए कि भाई बिहार के लोगों से एक आइडिया मंगाएं कि क्या बिजनेस का आइडिया हो सकता है, आप मंगाइए, आप दीजिए। जो एक महिलाओं को 10,000 रुपया दिया गया,
उनको कहा गया था ना कि आप एक प्रस्ताव दीजिए अपने बिजनेस का, क्या आपके पास बिजनेस का प्रस्ताव है? पता नहीं किसी ने दिया या नहीं दिया, लेकिन सचमुच उद्यमी महिलाओं को आमंत्रित करिए, दूसरे युवाओं से कहिए कि प्रपोजल भेजिए आपके पास अगर कोई बहुत, आजकल क्या एक टीवी पर प्रोग्राम आता है, समित में कहा है कि जो सहयोग पोर्टल बना है उस पर एक आइडिया का भी आप रखिए ताकि लोगों से बिहार के डेवलपमेंट के बारे में, बिहार के लोगों से आइडिया के बारे में जान सके। लेना चाहिए। बिल्कुल अंतिम समय में ये अभी उसमें क्या होता है, ये जो एक शार्क टैंक एक प्रोग्राम चलता है, तो यही नौजवान अपना आइडिया तो देते हैं और लोग उसमें पैसा लगाते हैं। तो बिहार के लोगों से कहिए कि आप आइडिया का कंपटीशन कराइए कि बिहार बेस्ड क्या इंडस्ट्री लग सकती है, कौन सा बिजनेस शुरू हो सकता है, कौन सा उद्यम शुरू हो सकता है जिससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा, उसमें आप लोगों को जोड़िए। उसके लिए कुछ आप सीड मनी दीजिए, कुछ दूसरे इंडस्ट्रीज को इसमें प्रेरित करिए कि वो लोग आकर के पैसे लगाएं। तो अब ये एक जो इंटरेस्ट शो किया है, मान लीजिए अनिल अग्रवाल ने, हमको बड़ी उम्मीद है, अभी तक तो उन्होंने कुछ किया नहीं है, लेकिन अब उनके अंदर एक वैराग्य जागा है। उनके इकलौते बेटे का बड़ा दुखद निधन हो गया, उसके बाद से वो उनके अंदर कुछ, और पहले भी वो धर्म कर्म की बातें करते थे, वैराग्य सा है और वो बिहार के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। तो आए बिहार में मुख्यमंत्री के साथ बैठे और अपने उसके एक फंड बनाए, सीड फंड बनाए, जिसको एंजल फंडिंग कहते हैं आजकल। वो एंजल फंडिंग करें, बिहार के छोटे छोटे नौजवानों के आइडियाज में पैसे लगाएं, जिससे ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा लोगों का एक बिहार का विकास भी हो, तस्वीर भी अच्छी बने और लोगों को रोजगार भी मिले। तो ये वो भी कर सकते हैं, ये एरिस्टो फार्मा वाले भोला शर्मा है वो भी कर सकते हैं, दो और दवा की कंपनियों वाले हैं अपने एल्केम वाले हैं, वो लोग भी आकर के कर सकते हैं। जो दूसरे इंडस्ट्रिस्ट हैं बाहर के, जो उद्यमी हैं, 500,000 करोड़ का ही जिनका बिजनेस है, वो भी 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए आकर के बिहार में लगाएं, तो बिहार में कोई ना कोई उद्योग खड़ा हो सकता है, शुरू हो सकता है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर देने को तैयार है, तो वो करना चाहिए लोगों को। सरकार की तरफ से भी पहल होनी चाहिए, मंत्रियों की तरफ से, ज्ञानेश्वर जी हमारा है कि पहल हो, मंत्री घूमे, पैसे के लिए बात करें लोगों से और आइडिया पर चर्चा करके उसको इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करें। चलिए, तो देखिए आइडिया इंप्लीमेंट कराने की कोशिश करें। हार्डकोर पॉलिटिक्स की ओर बढ़ते हैं 2-3 मिनट में कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन किया गया। सम्राट चौधरी अध्यक्ष बने, विजय कुमार चौधरी कार्यकारी अध्यक्ष, संजय सरावगी उपाध्यक्ष, उमेश सिंह कुशवाहा उपाध्यक्ष। लेकिन जब सदस्यों की सूची आई, ललन कुमार मंडल, चेतन आनंद, आनंद मोहन के बेटे, उप मंत्री का दर्जा मिल गया डिप्टी मिनिस्टर का। लोगों ने पूछना शुरू कर दिया, क्या आनंद मोहन को चुप कराने की कवायद है? लेकिन पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं नहीं, ये पूरी लिस्ट है। चेतन आनंद, संगीता कुमारी याद कीजिए, उस क्राइसिस के वक्त उन्होंने साथ दिया था। भरत बिंद याद कीजिए, मुरारी प्रसाद गौतम, सिद्धार्थ सौरभ, प्रहलाद यादव भी। देखिए प्रहलाद यादव को फिर से मतलब उप मंत्री का दर्जा मिला, मतलब विजय कुमार सिन्हा थोड़े काम आ गए, टिकट तो नहीं बचा। नीलम देवी अनंत सिंह की पत्नी, बाकी तो जगन्नाथ ठाकुर, राजेश वर्मा, भारती मेहता, चंदन कुमार सिंह। ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति जो है, क्या जो 2024 में इन लोगों ने त्याग किया था उसका पुरस्कार है? देखिए वो तो जो 3-4 लोग हैं उनको तो मिल ही गया पुरस्कार, उनको कुछ ना कुछ तो देना ही था, उनको मिल ही गया। लेकिन और भी लोग इसमें रखे गए हैं। अब ये पहले से भी इस तरह की कमेटी पहले से बनती रही है, लेकिन ये फिर लोगों को उपकृत करने का एक उपक्रम बन के रह जाता है कि भाई ये लोग हैं बस अपनी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं। आपको अगर कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति में रखा गया है तो कुछ कार्यक्रम बनवाइए, उसको क्रियान्वयन उसका कराइए, तब आप अपने पद को सार्थक कर पाएंगे। देखिए विधायक के हाथ में बहुत कुछ होता है, विधायक तो सबसे बड़ा होता है ना डेमोक्रेसी में। हम लोगों के यहाँ माना जाता है कि मंत्री है, मंत्री एग्जीक्यूटिव होता है और एमएलए जो है वो लेजिस्लेचर का मेंबर है, मंत्री भी लेजिस्लेचर का ही होता है, लेकिन जो लेजिस्लेटिव बॉडी होती है वो सबसे ऊपर होती है। उसको कानून बनाना है, तो आप कुछ प्रपोजल ले आइए, कार्यक्रम ले आइए, उसको क्रियान्वित कराइए। और अब ये देखिए एक बहुत राइट टाइम पर कर दिया इन्होंने। इसमें ये सब भी टलता रहता है बिहार में, तो बहुत दिनों तक ऐसे ही टलता रहेगा, खाली पड़ा हुआ है, कुछ होना जाना नहीं है। लेकिन बना करके ये जो डिसेंट के जो बगावती सुर उठ रहे थे उनको कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश भी हुई है। और अब ये नए लोग हैं, इन लोगों को जो है चेतन आनंद जैसे लोगों को पहल करनी चाहिए, इनिशिएटिव लेना चाहिए। बिहार सरकार ने इनिशिएटिव लिया है ज्ञानेश्वर जी। देखिए वो निवेश प्रोत्साहन बोर्ड भी बना है, निवेश प्रोत्साहन की पॉलिसी भी बनी है, उसका पैकेज भी बना है। सरकार कह रही है कि हम आप 10 करोड़ का निवेश करिएगा तो हम जमीन आपको इतना फ्री देंगे, आप 50 करोड़ का निवेश करिए जमीन फ्री देंगे, जमीन 1 रुपए के दर पर जमीन दी जा रही है। तो ये सब चीजें बिहार सरकार कर रही है, कुछ अपना बिहार सरकार ने अपनी तरफ से पहल की। अब ये तमाम लोग इनिशिएट करें, इस तरह के लोगों को एक जिम्मेदारी मिली है, आप उस जिम्मेदारी को स्वीकार करिए, इनिशिएट करिए योजनाओं को, जिससे बिहार का कुछ भला हो। चलिए, तो बिहार का भला हो, इनिशिएट कीजिए, पहल करने की जरूरत है। और अच्छी बात है, बिहार को लेकर चर्चा शुरू हुई है, सकारात्मक चर्चा है। और सम्राट चौधरी मांगने की मुद्रा में, बगैर मांगे कुछ भी नहीं मिलता है। कहा जाता है बच्चा रोता है तो माँ दूध पिलाती है।
तो बिहार की चर्चा हम करते रहेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।